चलिए, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो बच्चों, ये जो टॉपिक है दिस इज नॉट न्यू टू यू। दिस वर्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, you have already heard about this word total internal reflection in your class 10th when you were studying about rainbow। तो रेनबो फॉर्मेशन में आपने ये वर्ड देखा था कि लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था। तो कई बच्चों को ये वर्ड फैमिलियर है, जिन बच्चों को नहीं पता आज हम उसको अच्छे से सीख लेंगे। तो बच्चों, आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप सभी ने ये देखा होगा कि व्हेन यू मूव ऑन अ हाईवे, है ना, सभी लोग कई बार ऐसा ओकेजन आया होगा जब आप हाईवे पे चल रहे हो, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज सम वाटर ऑन द रोड। दूर से देखने पे ज्यादातर जब टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है ना, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उस समय आपने ये देखा है कि देयर इज सम वाटर ऑन रोड। बिकॉज ऑफ दिस वाटर यू फील लाइक कि अगर वहां जाएंगे तो वहां पानी हमको दिखाई देगा और हमारी गाड़ी पानी में से निकलेगी। पर जैसे ही आप पास में पहुंचते हो आपको पता चलता है वहां पानी नहीं था, वो तो बिल्कुल ड्राई है रोड। तो वो क्या चीज है? सिमिलरली एक वर्ड आपने सुना है जिसका नाम है मिराज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिराज? मिराज एक ऐसा फिनोमिना है कि आपने रेगिस्तान में ये देखा है, जब टेंपरेचर बहुत ज्यादा पड़ रहा हो, धूप बहुत ज्यादा हो, तब आपने ये देखा है कि एक परछाई दिखती है हमको बड़े बड़े पेड़ों की, पानी में परछाई दिखती है। अगर कोई पेड़ आसपास में नहीं हुआ तो आप लोगों को दिखता है कि पेड़ की परछाई दिखती है एज इफ देयर इज अ पूल ऑफ वाटर, है ना, वहां पर कोई तालाब है और उसमें वो परछाई मुझे दिखाई दे रही है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो आज बच्चों वो सभी रीजंस को हम लोग समझेंगे, so that all are related to the topic that is total internal reflection। तो इससे पहले कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो मैंने कंडक्ट किया है वो आप लोग ध्यान से देखिए। So all right, here we will be showing you the total internal reflection with the help of the soap solution। और आपके पास में एक सिंपल लेजर है। You can also perform this experiment in your house। So here you can see that this is the ordinary light, and now I am pointing the laser, so you can see that the path of the laser light आपको वहाँ visible है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे हम कि इसमें किस तरीके से होता है। एट डेफिनेट एंगल पे जब ये लाइट इंसिडेंट होती है तो यू विल बी एबल टू सी द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हियर यू कैन इजीली सी। सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना। बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। So light is getting reflected। So here you can change the angle like this। So this is the total internal reflection। मैंने वो एक्सपेरिमेंट देखा, मैंने एक ग्लास ली है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसके अंदर मैंने वाटर डाला है विथ सम सोप सॉल्यूशन। तो उससे क्या होता है कि वो जो सॉल्यूशन बना है वो बिकम्स कोलाइडल। अब मैंने एक लेजर लाइट ली है और लेजर लाइट को उस वाटर पे इंसिडेंट किया है ना, उस वाटर पे मैंने लेजर लाइट को इंसिडेंट किया। तो आपने ये देखा कि व्हेन द लाइट इज गोइंग थ्रू दैट सॉल्यूशन एट द लेयर, एट द सरफेस, इट इज बाउंसिंग बैक। वो उसके आर पार नहीं निकल जा रही, जबकि वाटर का जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट है। तो हमारी जनरली थिंकिंग ये होती है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में से, फॉर एग्जांपल ग्लास है, उसमें से लाइट को उसके आर पार निकल जाना चाहिए, यानी कि लाइट को ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। पर अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा, आपने ये देखा लाइट वाज नॉट ट्रांसमिटेड, इनफैक्ट इट वाज रिफ्लेक्टेड बैक।
नॉट रिफ्रैक्टेड, इट वाज रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा वहां, रिफ्लेक्टेड हो रहा है। सो दैट इज एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बच्चों ग्लास है हमारी, जो मैंने आपके सामने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को मैंने बड़ा कर दिया, जूम कर दिया है। तो बच्चों ये है वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, और वाटर के ग्लास के ऊपर है ना, ये जो ग्लास है इसमें वाटर फिल किया है मैंने, तो मीडियम इज ऑफ वाटर, और इसके ऊपर यहां है एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00029। इसका मतलब ये है कि एयर इज ए ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड द वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो बच्चों ये मीडियम डेंसर है, ये रेयर मीडियम है। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि whenever the light rays move from a denser medium to the rarer medium, it will bend away from the normal. तो इधर हम देख लेते हैं, ये पॉइंट O है, it is present inside the water। ये आप समझिए कि यहां पर मैंने लेजर लाइट, जो लेजर है मेरा, लेजर लाइट वो मैंने यूं रखी है ना, यहां से मैंने लेजर लाइट को इसमें इंसिडेंट किया। तो रे, अब मैं एक रे से समझा रहा हूं ना, ये लेजर लाइट यूं गई, इस पॉइंट O1 पे इंसिडेंट हुई, एट दिस पॉइंट O1 it will be refracted, so where will be the direction of refraction? It will be away from the normal, normal से दूर जाएगी। क्यों जा रही है दूर बच्चों? Because the medium is from denser to rarer। Similarly you will see that when it focuses at point O2 पे जब ये फोकस कर रही है तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ऑलराइट, अब आप एक रे और देख रहे हो जो मैंने इस तरह से लिखा है, और ये है पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों आपको याद होगा हमारा लेक्चर नंबर 1, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम कोई मीडियम लेते हैं, इस मीडियम पे when the light is falling it will undergo 3 things। first is reflection, the second is absorption by the material, and the third is transmission, जिसको आप बोलते हो refraction। ऑलराइट, तो अभी हम absorption से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि absorption is related to heat that we have already studied in thermodynamics in class 11। so we will restrict our discussion to refraction and reflection। तो बच्चों इस पॉइंट O पे कुछ रेस तो रिफ्रैक्ट हो रही है और कुछ रेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपने ये देखा कुछ रेस रिफ्लेक्ट हो जाती है, दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। बट ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये बहुत कम होता है डे टू डे लाइफ में। इसीलिए जब आप एक ग्लास लेते हो और उस पे कोई लाइट को फोकस करते हो, लाइट ज्यादातर ट्रांसमिट हो जाती है, बहुत कम होता है कि बहुत आपको रिफ्लेक्टेड रेस दिखाई दे। लेकिन जैसे जैसे आप ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हो, तो आप इधर देखिए, अब आपको ये तो समझ आ गया कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज विद नॉर्मल। बट व्हेन द मीडियम चेंजेस फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम, द लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे ये इस तरीके से बेंड हुई। अब मैंने इंसिडेंस एंगल को और इंक्रीज कर दिया, पहले इंसिडेंस एंगल इतना था, अब मेरा इंसिडेंस एंगल इंक्रीज हो गया। तो जब इंसिडेंस एंगल इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी मोर। तो पहले ये I1 था, I1 ये I2, तो I2 is more than I1, I2 is more than I1। Similarly R1 is more than I1। रिफ्रैक्शन हो रहा है, it is bending away from the normal, तो R1 will be more than I1। This you already know that this happens when the medium is from denser to rarer। अगर rarer से denser हो रहा होता उस केस में R1 would be less than I1, क्योंकि बेंडिंग होती towards the normal। ये बात आपको क्लियर होगी। अब आगे बढ़े, I1 से I2 बढ़ा है, तो R1 जो है I1 से बढ़ा था, तो R2 को R1 से बड़ा होना पड़ेगा। यानी अब जो रे ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही थी, इस पॉइंट पे I2 के बढ़ने के कारण ये रे अब ऐसे रिफ्रैक्ट ना होकर
इस पॉइंट पे द रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री विद द नॉर्मल। ये पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल एंगल। सो जो पॉइंट पे रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स 90 डिग्री, एट दैट टाइम द इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। सो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? Critical angle is the angle of incidence at which the refracted angle becomes 90 degree. Okay, तो इस पॉइंट पे ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये 90 डिग्री बन चुका है। अब अगर मैं इंसिडेंस एंगल जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर था, इससे भी ज्यादा अगर एंगल बढ़ा दूं इंसिडेंट का, तो अगर आप ये इस वाली रे को देखो, ये वाली जो रे है ना, रे गोइंग टू O4 point O4 पे, so at this point O4 the angle of incidence is more than that of critical angle। तो इस केस में अब जो पहले यहां तक अभी बेंडिंग यहां थी, यहां पर यहां है, तो अब जो बेंडिंग होगी वो इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि it will not appear as a refracted ray but it appears as if it is the reflected ray। ये पॉइंट आपको समझ आया? अब ये जो है इसके पैरेलल बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये अंदर की तरफ आएगी। सो जब ये रे अंदर की तरफ आ रही है, इस फिनोमेना को हम ये कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज बिकॉज एट दिस पॉइंट वी हैव टू रेज, वन इज रिफ्लेक्टेड, द अदर वन इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड। एट दिस पॉइंट आल्सो आई हैव टू रेज आफ्टर इंसिडेंट रे, one is refracted ray and the other one is reflected, that is also partially reflected। At this point also I will have two rays, one is refracted, the other one is partially reflected, but at this point which is beyond the critical angle, at this point I will not have any refracted ray now, because entire rays which were supposed to be refracted are now making angle along with the reflected ray। इसीलिए इस पॉइंट पे जो मुझे रेज मिल रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं? रिफ्लेक्टेड रेज हैं, क्योंकि इसके नीचे तो सारी रेज रिफ्लेक्टेड ही मानी जाएगी। ये भी रिफ्लेक्टेड है, तो यहां पर इसके नीचे अगर कोई रे रिफ्रैक्ट भी हो रही होगी तो उसको मैं रिफ्रैक्टिव बोलूंगा, क्योंकि दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक ही साइड में रे रहनी चाहिए। तो एट दिस पॉइंट O4 all the rays are reflected back, there is no such ray which will be shown as refraction। तो ये फिनोमेना है इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो this phenomena is known as total internal reflection। So what do you mean by total internal reflection? Total internal reflection is the process, or it is the phenomena that takes place when the incident ray falls at an angle which is more than the critical angle। At this particular point of time there is no refraction taking place and only reflection is taking place। इस पॉइंट पे मेरे पास में कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, जो भी है वो क्या है? रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बच्चों ये सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे ये लाइट की कुछ इंटेंसिटी थी, ये डिवाइड हो रही है इंटेंसिटी इन टू पार्ट्स। कुछ इंटेंसिटी तो रिफ्रैक्टेड रे अपने साथ लेके चली गई, कुछ इंटेंसिटी पार्शियली रिफ्लेक्टेड रेज में है। इंटेंसिटी से मेरा मतलब है द एनर्जी, इट मींस उसकी जो चमक है ना, वो जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो मुझे थोड़ी कम दिखाई देती है। तो इसी यही कारण है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसकी जो शाइन है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो मुझे कम दिखाई देती है एज कंपेयर्ड टू द इंसिडेंट रे, बिकॉज इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड बोथ। Similarly, at this point also refracted and reflected both। Here also you can see it is going parallel to the medium, surface of the medium, and some of the rays are reflected। But at this point there is no such ray which is refracted।
इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको ये मालूम पड़ गया कि अलग अलग मीडियम के लिए ये जो क्रिटिकल एंगल होता है ये अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ वाटर, the critical angle is at 48.75. Similarly, for crown glass, the critical angle is at 41.14. Similarly, for flint glass, ये ग्लास की वैरायटी है ना, flint glass, flint N, the critical angle is at 37.31. For diamond, the critical angle is at 24.41. इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो, ये है क्रिटिकल एंगल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वाटर का आपको पता है 1.33, क्राउन ग्लास का आपको पता है 1.52, फ्लिंट ग्लास का अप्रोक्सीमेटली 1.62, डायमंड का होता है 2.42. तो अब एक पैटर्न हमको मालूम पड़ गया. पैटर्न क्या है? जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल कम हो रहा है. अब इसको समझ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज इक्वल टू sin I upon r. So at critical angle, this angle I will become your critical angle IC, and how much will be r? R will be equal to RC, which is equal to 90 degree. So the refractive index of water with respect to air will be equal to sin 90 upon sin IC. But what is the value of sin 90? This is 1. So 1 upon sin IC. That means that refractive index of water with respect to air is given by sin IC. ये समझ आ गया? अब देखो, जैसे जैसे IC, जैसे जैसे क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होता है वैसे वैसे sin IC भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. अगर sin IC कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज. दिस मींस दैट किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय sin IC, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin IC. अब हम इधर आ जाएं. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33. उसका क्रिटिकल एंगल कितना है? 48.75, क्योंकि 1 अपॉन sin 48.75. अगर आप ग्राउंड ग्लास की बात करो तो उसका जो क्रिटिकल एंगल है इट इज 41.14. तो sin I की वैल्यू आपने कम कर दी. sin I की वैल्यू जैसे ही कम करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. तो हम ये बोल सकते हैं जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव एंगल इंक्रीज होता है क्रिटिकल एंगल डिक्रीज होता है. ये बात आपको समझ आ गई? यही कारण है कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल इज एट वेरी स्मॉल एंगल, दैट इज 24.41. तो आपने देखा डायमंड बहुत शाइन करता है क्योंकि उसको इस तरीके से काटा जाता है कि अंदर जो लाइट रेज एक बार गई वो अब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे उसमें और उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी. तो ये कारण है कि हमने डायमंड को देखा है, डायमंड बहुत शाइनी होता है ना, क्योंकि उसको इस तरीके से काटा जाता है कि क्रिटिकल एंगल जो सरफेस है लाइट को हमेशा 24.41 से ज्यादा क्रिटिकल एंगल देंगे. तो जो इंसिडेंट रे अंदर जाती है वो इससे ज्यादा पे फॉल होती है. तो ऐसे टाइम पे वो रिफ्लेक्शन हो जाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको मिलता है. अब
दिन के टाइम है ना, जहां पर टेम्परेचर पहुंच जाता है 50 डिग्री 60 डिग्री इस तरीके का टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो होता क्या है, ये जो सॉइल है, जो डेजर्ट है, सैंड है, ये गर्म होने लगती है। तो जब रेत गर्म होगी तो उसके कांटेक्ट में जो भी एयर आती है वो भी गर्म होने लगती है। अब क्योंकि हवा गर्म होने लग जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जब एयर ऊपर की तरफ उठने लगती है तो जो सैंड के पास में जो एयर है उसकी डेंसिटी में कमी आ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एयर इज गेटिंग लिफ्टेड अबाउट द सैंड। तो अब ये एयर मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर आ रहे हैं, नीचे की तरफ डेंसिटी क्या हो जाती है, लो। तो जब नीचे डेंसिटी लो हो जाती है तो वी सी दैट देयर इज अ रेरर मीडियम, वहां पर एक रेरर मीडियम यानी ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऊपर जो एयर है दैट इज डेंसर, स्टिल डेंसर, बिकॉज वो दूर है। ये जो सैंड है, इस सैंड से ये दूर है, इसलिए यहां डेंसिटी ज्यादा है नीचे, और जो जमीन के पास सैंड के एकदम पास वहां पर डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हवा गर्म हो चुकी है, वो ऊपर की तरफ उठने लग गई। अब क्या होगा, ये डेंसर मीडियम, ये रेरर मीडियम। अब जो लाइट रेज यहां से आ रही है, यानी कि इससे जो इमेज हमको, इसकी जो इमेज देखनी है, तो ये सोर्स है, तो इसकी इमेज देखने के लिए यहां से जो रेज आ रही हैं, ये रेज अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण रिफ्रैक्ट नहीं होती, ये ट्रांसमिट नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। कब होगा ऐसा, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये नॉर्मल है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमको क्या लगेगा, ये रेस कहां से आ रही है, ये रेस की इमेज ऐसी दिखाई देगी, तो इसकी एक इमेज बन जाती है हर एक पॉइंट से, यहां से भी इस तरीके से आएगा और इस तरीके से जाएगा, तो ये हमको यहां दिखेगा। इसी तरीके से हर पॉइंट की, हर एक पॉइंट की मुझे यहां इमेज नजर आने लगेगी। तो बच्चों होता क्या है, होता ये है कि ये ऐसा लगता है कि यहां पानी भरा हुआ है और उसके कारण इसकी इमेज मुझे नीचे दिखाई दे रही है, जबकि यहां पानी नहीं है। ये प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो इसके पास में एयर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाने के कारण यहां पर डेंसिटी कम हो गई है, तो इट बिकम्स rarer as compared to the density of the air molecules which are present here। तो ये फिनोमिना आपका मिराज कहलाता है। यही कारण है कि जब सड़क हाईवे पे आप लोगों ने देखा होगा, आपको पानी गिरा हुआ लगता है, ऐसा कुछ पानी जैसा आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां पर पानी, किसी ने सड़क पे पानी गिरा दिया, जबकि होता क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा हीट के कारण वहां पर भी हमको रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो ये कारण है बच्चों मिराज का। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आज हमने सारे फिनोमिनास देखे। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो बच्चों ऑप्टिकल फाइबर एक, आप यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर जब लाइट को फॉल करवा रहे हैं हम, तो वो हमेशा इंसिडेंट एंगल जो है उसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। So whenever the light falls inside that pipe, the incident angle is always more than the critical angle. So when the angle is more than the critical angle, then there will not be any refraction, but only total internal reflection happening. So it is, the pipe is like this. इस पाइप में क्या होता है, बेसिकली ये पाइप इस तरीके से दिखाई देता है आपको। इसमें एक अंदर एक कोर है, इसको मैंने बाइसेक्ट कर लिया है ना, हर एक अलग, ये पूरा एक पाइप है, अंदर सबसे अंदर क्या होता है, उसके एक कोर होता है। दिस कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास और सम सिलिका और प्लास्टिक आल्सो। सो आउटसाइड इट देयर इज ए क्लैडिंग, है ना, उसके एक कवर होता है, आउटसाइड दैट देयर इज ए क्लैडिंग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज मोर देन दैट ऑफ कोर। ये क्लैडिंग जो होती है ये भी ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। Outside this there is a buffer coating। वो बफर कोटिंग का काम होता है उसको प्रोटेक्ट करना, जैसे कि आपका कॉपर वायर है उसके चारों ओर प्लास्टिक की कोटिंग लगाई हुई है ताकि वो वायर को प्रिवेंट करे, है ना, सेफ्टी फीचर है। इसी हिसाब से जो ऑप्टिकल फाइबर है वो भी एक तरीके का वायर है, और आप वो कैसा
लाइट ट्रेवल कर सकती है, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों जो बाहर वाली जो कोटिंग है ना, जिसको हम बोलते हैं क्लैडिंग, ये जो क्लैडिंग है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज लेस एज कंपेयर्ड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। सपोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज 1.52 which is that of a crown glass 1.52, पर जो क्लैडिंग है वो इस तरीके की ग्लास या प्लास्टिक या आप सिलिका ले लीजिए, वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता है इससे। सो दिस इज द रेयर part and this is the denser part. So when the light enters through this core, so instead of going out from this wire, this is a rarer part, so instead of going that, when it falls at an angle which is more than critical angle, so when I is more than the critical angle, there will not be any refraction but only reflection. तो लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इस जगह पहुंचेगी तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा? एंगल विल बी ग्रेटर देन आईसी, वापस रिफ्लेक्ट करा। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करते हुए फाइनली बाहर आपको मिल जाएगी। तो इधर देखिए, इधर से लाइट एंटर हुई और अब मैं इसको इस तरफ से वापस ले पा रहा हूं। अच्छा, इंटेंसिटी इसकी बहुत अच्छी से मेंटेन रहती है, क्योंकि जो भी अमाउंट लॉस होगा वो रिफ्लेक्शन में तो होगा नहीं, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। जो भी थोड़ा बहुत लॉस होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो मैंने आपको तीन फिनोमेना बताए थे, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा, एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, तो जो भी होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो there are optical fibers like made up of silica glass which can transmit 95% of the initial intensity. लाइट की इंटेंसिटी अगर यहाँ 100% थी तो ट्रांसमिट होने के बाद में 95% मिलती है। So that is the intensity of these glass optical fibers. तो ऑप्टिकल फाइबर्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, ज्यादातर मेडिकल लाइन में यूज होता है या टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। थोड़ा महंगा पड़ता है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वर्ट करके लाइट सिग्नल में, अदरवाइज ऑप्टिकल फाइबर्स में तो एनर्जी लॉस बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मल जो लाइंस है उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होता है। तो एनर्जी लॉस भी कम है क्योंकि 100% इंटेंसिटी से भेजे थे सिग्नल, 95% इंटेंसिटी से मिल रहे हैं, एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत हुआ वो एब्जॉर्प्शन में हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं हो रहा। यहां कौन सा फिनोमेना चल रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है फंडा? क्या है फंडा? ये है कि बाहर जो है, जो क्लैडिंग है वो रेयर है, जो कोर है वो डेंसर है। कोर इज डेंसर, तो कोर डेंसर आप बना दो और बाहर की क्लैडिंग को रेयर बना दो। बाहर प्रोटेक्शन के लिए एक बफर कोटिंग लगा देते हैं। ये बफर कोटिंग का काम होता है जैसे कि वो प्लास्टिक के कोटिंग लगाते हैं ना वायर के बाहर, उसी तरीके से बफर कोटिंग का काम है कि अगर ऑप्टिकल फाइबर्स को जमीन के अंदर डाल के अगर हम सप्लाई कर रहे हैं पेपर तो डैमेज नहीं होनी चाहिए। पर मेन काम क्या करता है ये क्लैडिंग और ये कोर? जब यहां से सिग्नल्स इसमें डाले जाते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर के बाहर हमारे पास में सिग्नल एज इट इज हमको मिल जाते हैं। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं उनको भी ट्रांसड्यूसर्स से कन्वर्ट कर लेते हैं लाइट सिग्नल्स में। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू लाइट सिग्नल्स। Similarly, the audio signals, video signals, they can also be converted into light signals. और हम यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट करके हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ऑडियो वीडियो सिग्नल्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल्स, और लाइट सिग्नल्स हमको वापस यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर दोबारा से हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनको इनटू द ऑडियो सिग्नल्स और वीडियो सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, व्हाटएवर आता है। सो दे आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पस। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हमें कम्युनिकेट करना है वी कैन यूज देम। क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, 95%, बहुत हाई क्वालिटी। एंडोस्कोपी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर कई बार मेडिकल लाइन में गए होंगे, एंडोस्कोपी करने के लिए कहता है, जिससे कि अगर इंटेस्टाइन या स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक ऑप्टिकल फाइबर डाला जाता है और उससे ये देख लिया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट सिग्नल्स जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं वापस वीडियो सिग्नल में एंड दे विल बी शोइंग द इमेज ऑफ एंटायर योर स्टमक, इंटेस्टाइन, व्हाटएवर इट इज। इसी तरीके से
का यूज ट्रांसमिट के लिए होता है, फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टू ए ग्रेटर डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस इन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी लॉस इज वेरी लेस, ओनली 5% लॉस, ओनली 5% लॉस इज देयर, 95% ट्रांसमिट हो रहा है, तो उस जगह पे भी काम में आता है। इसी तरीके से फोटोमेट्रिक सेंसर्स यहाँ पर भी यूज होते हैं सेंसर्स सेंसिंग पर्पस के लिए। अच्छा बच्चों, इसके अलावा आप लोगों ने देखा हो एक आजकल एक इस तरीके का घर के अंदर शो पीस आता है जिसमें एक बल्ब होता है नीचे, यहाँ पर एक बल्ब होगा, ठीक है, ये एक बल्ब लगा दो इसके यहाँ पर, और एक गमला जैसा कुछ होता है, और ये गमला जो है इस तरीके से दिखाई देता है आपको ना, इस तरीके से, इस तरीके से ये गमला होता है। तो होता क्या है, जब लाइट यहां से फॉल करती है, ये जो पाइप्स हैं ये ऑप्टिकल फाइबर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो ये चमकते हैं। जब लाइट यहां से ग्लो करेगी तो ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं ना, ये चमकते हैं और इनकी टिप चमकती है। यहां से लाइट ग्लो कर रही है, लाइट अंदर से ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है, जिगजैग 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 होते हुए बाहर यहां इसका जो टिप है वो चमकता है। तो ऐसा आपने देखा आजकल शोपीस होते हैं घर में, आप लाइट ऑन कर देते हो तो वो चमकते हैं, कई लोगों के घरों में है ना, तो आजकल ये भी चल रहा है। तो बच्चों ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर। द कंसेप्ट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो नाउ थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सो अब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगली क्लास के लिए हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए